हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपकी सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बेस्ट एफर्ट दे रहे होंगे, आप अपना दिन रात एक कर रहे होंगे और करनी भी बनती है। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है अपने सपनों के लिए और माँ बाप के सपनों के लिए जी जान एक कर दो। दोस्तों, समय बहुत कम है और गोल्डन चांस है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बातें तो मोटिवेट वाली तो अंदर से खुद निकलेंगी, किसी दूसरे के बताने से कभी कोई मोटिवेट नहीं होगा। तो खुद जुनून होगा तो वो बंदा अपने आप कर लेगा, अपने आप समझ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, बीच में भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देखिए, एक एक वर्ड सुने क्या बोला जा रहा है। आपको कोई दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम ये पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। उसमें कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से शासक आए, किसकी क्या राजधानी रही और क्या क्वेश्चन पूछने वाला है उनसे। तो इस तरीके से फ्लो में लेके चल रहे हैं हम लगातार अपने टॉपिक को, हिस्ट्री जो स्टार्ट की है, और फ्लो में ही चलते रहेंगे। आपको थोड़ा सा भी याद करने में परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो मगध साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे धर्मों से आगे बढ़े इंडिया में, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर धर्म आए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो उसके बाद अब साम्राज्य, जैसे महाजनपद बोलते हैं उस टाइम पे, जैसे आज राज्य बोल देते हैं, उस टाइम पे उनका महाजनपद बोलते थे। तो उनका विस्तार होना शुरू हो गया दोस्तों। उस क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो वो थे दोस्तों 16। ठीक है। तो उनमें से एक महाजनपद था दोस्तों मगध। ये वैसे तो और भी काफ़ी सारे थे, लेकिन अपने टाइम में जो सबसे ज़्यादा सफल रहा वो था मगध साम्राज्य। तो इसी प्रकार मगध साम्राज्य में काफ़ी सारे मतलब जो और भी महाजनपद थे वो जुड़ते चले गए। ये जितने भी ये मगध साम्राज्य में राजा हुए, उन्होंने जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध एक काफ़ी सफल और विशाल साम्राज्य बन गया दोस्तों उत्तर भारत में। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य में क्या क्या, कौन से वंश पहले आए, किसने स्थापना करी मगध साम्राज्य की, और आगे कैसे चलता गया, एक फ्लो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, वैसे तो हरिक वंश ने स्थापना करी थी दोस्तों। सबसे पहला वंश मगध साम्राज्य का हरिक वंश था। लेकिन ये क्वेश्चन में, पेपर में तो हरिक वंश ही आता है, लेकिन अगर बात करें तो ये सबसे पहला वंश कौन सा था, सबसे प्राचीन दोस्तों, वो था बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने करी थी। तो उसके बारे में इतना नहीं बताएगा। सबसे प्राचीन वंश तो वैसे यही है ये। तो इसके बाद ही हरिक वंश आया था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने करी थी। ठीक है। तो हरिक वंश से ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हर बुक्स में और हर पेपर में आपसे यहीं से सवाल पूछता है और यहीं से स्टार्टिंग दे रखी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों अब बात करते हैं हरिक वंश के बारे में, जो ये मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश हुआ, जो सबसे पहला वंश बोला जाता है, तो वो है हरिक वंश दोस्तों। अब मगध साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा माइंड में तो होना चाहिए, उस टाइम पे कहाँ था मगध साम्राज्य, किस जगह पे पड़ता है। तो आज के समय में जो हमारा बिहार है, उस समय में दोस्तों मगध साम्राज्य पड़ता था, उस साइड में वो एरिया था लगभग। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहला वंश था जो हरिक वंश। वैसे तो ये सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था दोस्तों, और महाजनपदों की संख्या 16 थी, वो मैंने आपको बता दिया, पेपर में पूछ लेता है। तो ये सबसे प्राचीन बृहद्रथ हो गया, लेकिन पेपर में पूछता नहीं है। पेपर में क्या आता है, हरिक वंश। हरिक वंश है दोस्तों सबसे प्राचीन वंश है। अब इसके जो शासक हुए, जिन्होंने इसकी स्थापना करी, और उसके बाद जितने भी शासक हुए इस वंश में, हर एक वंश के बारे में इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे और उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो हरिक वंश को लेकर चलेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये पितृहंता वंश कौन सा है, निम्नलिखित में से पितृहंता वंश के नाम से किसको जाना जाता है। आपको दे देगा ये हरिक वंश, नागवंश और मौर्य वंश, इस तरीके से अलग अलग वंशों के नाम दे देगा दोस्तों। तो हरिक वंश था दोस्तों पितृहंता वंश। पितृहंता का मतलब है पिताओं की हत्या करने वाला रिवाज था इसमें। ठीक है, इस वंश में, क्योंकि जो एक मतलब उस शासक हुआ, उसका पुत्र बाद में राजा बना। क्यों बना, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, जब जाकर राजा बना। फिर उसका पुत्र हुआ, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो फिर वो राजा बना। इसलिए पितृहंता वंश बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहला वंश था जो हमारा सबसे प्राचीन वंश हरिक वंश है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका।
उसके बाद देखेंगे दोस्तों कौन कौन से शासक आएंगे इसमें। हम इसमें सबसे पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे जो उसका संस्थापक था, ये उदयन के बारे में पढ़ेंगे, और नागदशक जो सबसे लास्ट शासक था इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा इनसे। तो दोस्तों बिंबिसार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी के बारे में बेहतरीन तरीके से, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, देख लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल कह दिया रहा है ना हरियाणवी में, घनी को सुत्ती डाल है। तो इस तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछेगा बाहर नहीं जाने दूंगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या हो गया, गद्दी पर कब बैठा बिंबिसार। बिंबिसार गद्दी पर बैठा दोस्तों 544 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बिंबिसार ही जो मगध साम्राज्य स्टार्ट हुई थी उसका वास्तविक संस्थापक इसी को कहा गया, बिंबिसार को सॉरी। तो हर्यक वंश की स्थापना भी इसी ने करी, मगध साम्राज्य में आ गया हर्यक वंश से, मगध साम्राज्य का भी वास्तविक संस्थापक यही हुआ। और उसके बाद हर्यक वंश का था, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुआ, बिंबिसार, ठीक है। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे देखो दोस्तों, राजधानी पूछेगा आपसे पेपर में, बिंबिसार की राजधानी क्या थी, राजगृह है दोस्तों, याद रखना। जो सबसे प्राचीन वंश था उसकी राजधानी क्या थी। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बौद्ध धर्म में भी पूछा गया है ये, जो निम्नलिखित में से पूछ लेगा बौद्ध धर्म के समकालीन कौन थे। तो सबसे ज़्यादा समकालीन दोस्तों बिंबिसार था, क्योंकि ये भी उसी टाइम का था जिस टाइम महावीर जन्मे थे, महावीर का जन्म हुआ था। दोनों आसपास के मतलब 7 मित्र थे, और उसका महात्मा बुद्ध थे जो उनका संरक्षक भी था दोस्तों ये, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में और महावीर दोनों एक साथ से के टाइम के थे, तो उनके दोनों का समकालीन था। समकालीन का मतलब समान से समय के उसी टाइम से के लगभग। तो ये क्वेश्चन बनेगा। और एक आता दोस्तों, निम्नलिखित में से ये कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस तरीके से शासकों के नाम पूछ लेता, अलग अलगों के नाम दे देगा। तो दोस्तों ये दोनों धर्मों का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का भी। सबसे पहले तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, फिर बाद में इसकी पत्नी थी उसके कहने पर इसने जैन धर्म भी अपना लिया था। तो दोनों धर्मों का अनुयायी था दोस्तों ये। एक क्वेश्चन बनता है, बिंबिसार ने किया पूछ लेगा किस शासक ने ये मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई थी। तो दोस्तों बिंबिसार ने क्या करा, तो एक तो युद्ध तो थे, मतलब युद्ध करता था, और दूसरी मतलब क्या दिमाग लड़ाया इसने, वैवाहिक संबंध बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। मतलब जितने भी बड़े बड़े महाजनपद थे, ये महाजनपद दोस्तों बता ही दिया आपको किसको बोलते हैं। जैसे आज के राज्य हो गए, उस टाइम के महाजनपद होते थे 16। तो जितने भी बड़े बड़े महाजनपद थे सभी के जो राजा थे, कि कभी किसी महाजनपद के राजा की पुत्री के साथ है, किसी राजा की बहन के साथ है, इस तरीके से कभी वैशाली, कभी वो कौशल है, कभी पंजाब जो आधुनिक पंजाब है, कभी लिच्छवी वंश है। ये पता नहीं कितनी शादियाँ की है दोस्तों इसने अलग अलग राजाओं के मतलब परिवार के साथ है। तो उनके साम्राज्य को भी हथिया लेता था दोस्तों ये। तो इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कराया, बढ़ाया उसको। तो साम्राज्य विस्तार के लिए क्या नीति अपनाई, ये हो गया दोस्तों। तो जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट है दोस्तों। पेपर में किसी में से भी 100 के 100 मिलेगा, किसी को भी नहीं छोड़ सकते आप। तो उसके बाद है दोस्तों, प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ, जो महान चिकित्सक हुआ राजवैद्य। इसका राजवैद्य कौन था, वो था दोस्तों जीवक। और जीवक के बारे में आपने सुना तो होगा ही, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है अलग अलग भी, ये प्रसिद्ध चिकित्सक है या प्रसिद्ध वैद्य उस टाइम पे हुआ जो प्रख्यात है। तो वो किस शासक के दरबार में था, तो पूछ लेगा जीवक किस शासक के दरबार में था। तो दोस्तों बिंबिसार के में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा आपके, और पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, पहले पूछे गए हैं ये। तो जीवक के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, कैसे हुआ जीवक। जीवक इसके दरबार में तो था ही, लेकिन दोस्तों जीवक बिंबिसार का पुत्र था। वो कैसे, एक मतलब वैशाली महाजनपद है इसी मगध की तरह ही। तो वैशाली महाजनपद में एक आम्रपाली नाम की वेश्या थी जो वहाँ पे नृत्य करने आती थी। तो आम्रपाली नाम की वेश्या थी, तो उसके रंग रूप को देखकर मोहित हो गया और उससे शादी कर ली दोस्तों। तो उन्हीं के से आपस में तो ये एक पुत्र का जन्म हुआ जीवक नाम का, ठीक है। जीवक नाम का रत्न पैदा हुआ उन दोनों से। तो जीवक को शिक्षा देने के लिए तक्षशिला में भेज दिया बिंबिसार ने। तो वहाँ पर जाकर इसने मतलब विद्या की, इसकी डॉक्टरी की, चिकित्सा की मतलब शिक्षा ली दोस्तों।
तो उसके बाद ये प्रख्यात मतलब काफ़ी बहुत बड़ा चिकित्सक बना दोस्तों। और इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये गौतम बुद्ध थोड़े बहुत बीमार चल रहे थे तो पूछ लेगा महात्मा बुद्ध की सुरक्षा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा, या मतलब इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किसी तरीके से भी घुमा फिरा कर पूछ लेगा। तो दोस्तों ये जो इसका राजवैद्य था ये जीव के, जो बुद्ध की सेवा के लिए भी दोस्तों इसने भेजा था। और एक और राजा था अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा के लिए यह प्रख्यात चिकित्सक जीवक को किसने भेजा था, ठीक है। तो बिंबिसार ने भेजा दोस्तों। तो अवंती के जो एक महाजनपद था उसके साथ भी इसकी वजह से थोड़ी मित्रता का संबंध बन गए। तो पीलिया के रोग से बीमार था दोस्तों, उसकी सुरक्षा के लिए भेजा इसने, ठीक है, जीवक अपने पुत्र को, और जो इसका प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो बुद्ध की सेवा के लिए हो गया। और भी जितने भी पॉइंट बताए हैं दोस्तों इस तरीके से इससे ये पॉइंट बनेंगे, और ये पेपर में किसी में से भी पूछ लेगा आपको। और इसकी हत्या हो गई थी दोस्तों। हत्या कैसे हुई, इसी के पुत्र, जैसे पितृहंता वंश तो कहा ही जाता है पिता की हत्या करने वाला, तो इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, अगला शासक वही होगा। तो अजातशत्रु दोस्तों देवव्रत नाम का एक मतलब वो था, जो ये बुद्ध धर्म को तो मानता ही था दोस्तों ये, क्योंकि महात्मा बुद्ध का संरक्षक था और खास मित्र भी था। तो ये वो बुद्ध धर्म का विरोधी था देवव्रत नाम का व्यक्ति। तो उसने इसके पुत्र को उकसाया अजातशत्रु को। तो उसने अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और एक कारागार में डाल दिया दोस्तों, और काफ़ी यातनाएं दी उसको। तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी बाद में। इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, उसको बंदी बनाकर काफ़ी यातनाएं दी गई। तो अब चलते हैं अजातशत्रु के बारे में ही पढ़ेंगे आज। तो अब बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिस हद तक पूछ सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों सारे बताऊँगा आपको। तो अजातशत्रु की सबसे पहले दोस्तों ये अपने पिता भी इसकी बिंबिसार की हत्या कर दी दोस्तों इसने, और अपने पिता की हत्या करके गद्दी पकड़ी थी इसने। तो कब 491 में बिंबिसार की हत्या कर दी, और उसी टाइम ये गद्दी पे बैठ गया। इसका उपनाम पूछ लेता है, उपनाम क्या था अजातशत्रु का, कुणिक, ठीक है, उपनाम था कुणिक। और पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा, तो इसको पितृहंता भी बोल सकते हैं। कौन शासक पितृहंता था, ठीक है, कौन सा शासक है। तो इस तरीके से ये हो गया अजातशत्रु भी। और उदयन भी वैसे तो पितृहंता है, इसने भी अपने पिता की हत्या करी थी, ठीक है। कोई सा आ जाओ, दोनों में से दोनों पितृहंता, पिता की हत्या करने वाले। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये सेकंड क्या पूछेगा, किस धर्म का अनुयायी था। इन सभी में से ये पूछता चलेगा, इन तीनों में से हरिवंश में से कंप्लीट ये कौन सा किस धर्म का अनुयायी था, और ऑप्शन में मिलेंगे इन सभी के नाम। इसलिए याद रखना दोस्तों कौन सा किस धर्म का अनुयायी था। ये ऊपर ले तो दोनों धर्मों के अनुयायी थे लगभग। तो उदयन था जैन धर्म का अनुयायी। सबसे पहले तो अजातशत्रु का ही पढ़ लें, दोनों धर्मों का अनुयायी था। और राजधानी दोस्तों जैसे इसके पिता की थी राजधानी राजगृह है, वैसे ही राजधानी इसने अपनी रखी राजगृह है, ठीक है। अब राजगृह से आपको याद आया होगा और अजातशत्रु से याद आया होगा, अगर बुद्ध की वीडियो देखी है तो आपने पूरी। तो क्या था, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उस टाइम पे इसी का शासन था दोस्तों, ठीक है। महावीर की मृत्यु हुई और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, ये दोनों के समय में इसी का शासन था। तो उसकी मृत्यु होने के तुरंत बाद ही एक ये संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई वो मैंने कंप्लीट डिस्कस कर रखी है दोस्तों ये बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में। तो पहली बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुई थी। इसकी राजधानी राजगृह थी, तो इन राजगृह में ही करवाई थी दोस्तों। और राजगृह में सतपर्णी गुफा थी, राजगृह में सतपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये नोट कर लेना। तो उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक दो पिटकों में डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म में। ये मतलब वैसे तीनों में हुआ था, उसमें दो में डिवाइड हुआ था। बाकी जो तीसरी संगति हुई थी बौद्ध धर्म की वो अभिधम्म पिटक उसमें ऐड हुआ था, जो आगे अशोक के बारे में आएगा, अशोक के शासन में। तो यहाँ तक हो गया, बाकी डिटेल आप बौद्ध धर्म वाली वीडियो में देख सकते हो। तो पहली बौद्ध संगति इसी के टाइम में, ठीक है, अजातशत्रु के। तो एक क्वेश्चन क्या और तो कुछ नहीं क्वेश्चन बन रहे इससे ज़्यादा,
बस यही है दोनों की मृत्यु, ये आपके नॉलेज के लिए था, बस पूछता नहीं इसको। ये दोनों बुद्ध और महावीर की मृत्यु इसी के टाइम में हुई थी। बस यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसे उपनाम पूछ लेगा। और पितृहंता था ये, पिता की हत्या करने वाला किन धर्मों का अनुयायी था, और राजधानी क्या बनाई थी उसने, किसके टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई थी, और बौद्ध संगति में क्या क्या चेंज आए वो मैंने बौद्ध धर्म में बता दिया है। बस ये क्वेश्चन आएंगे। अब अगला आता है उदायीन शासक दोस्तों। ये इसका पुत्र हो गया अजातशत्रु का। तो ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो 461 में अजातशत्रु की हत्या कर दी इसने, और 461 में गद्दी पर बैठ गया। तो इसको भी पितृहंता बोल सकते हैं, पिता की हत्या करने वाला। तो इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, पिता की हत्या करने वाला कौन था, उदायीन भी और अजातशत्रु भी, कोई सा भी एक मिलेगा आपको, टिक लगा देना आंख बंद करके। और वंश की पूछे तो पितृहंता वंश कौन सा था, ये कंप्लीट वंश ही पितृहंता वंश हो, इसलिए बोल देते हैं इसको। तो हरियक वंश हो गया। तो इसमें भी कौन क्या पूछेगा कि ये किस धर्म का अनुयायी था, उदायीन। उदायीन था दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी। और एक आ गया राजधानी। राजधानी देखो दोस्तों, अजातशत्रु ने भी जैसे उसके पिता ने बनाई थी राजगृह वही रखी, लेकिन उदायीन ने राजधानी में चेंज करा, राजगृह से पाटलिपुत्र बना दी इसने राजधानी। याद रखना है ये छोटा सा चेंज। अब राजधानी चेंज होनी शुरू हो गई है, राजधानी पाटलिपुत्र उदायीन के समय में। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और 444 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसके 3 पुत्र थे, तीनों में से एक सबसे अंतिम शासक हुआ था जो हरियक वंश का, वो बचा था नागदशक दोस्तों। ठीक है, जो कि शिशुनाग ने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक पॉइंट आगे। चलो देखते हैं आगे। तो अब दोस्तों उदायीन की तो मृत्यु कर दी। मृत्यु किसने की, जो मगध के अपोजिट एक महाजनपद था जो इसका प्रतिद्वंदी था दोस्तों। ठीक है, इसका विरोधी था, वो था अवंती। और अवंती का एक गुप्तचर था दोस्तों, उसने इसकी हत्या कर दी थी उदायीन की। ठीक है, तो इसके 3 पुत्र हुए थे जैसा मैंने बता दिया। तो उनमें से एक पुत्र नागदशक बचा था लास्ट तक, जिसने जो अंतिम शासक हुआ, और वो भी जनता ने अपदस्थ कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी निर्बल था, कमज़ोर था। ठीक है, और विलासिता में रहने वाला था। तो जनता में रोष प्रकट हो गया उसके लिए, मतलब असंतोष प्रकट हो गया जनता में। तो शिशुनाग था जो उस समय नागदशक का सेनापति हुआ करता था। तो शिशुनाग ने भी मतलब राज्य विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो राज्य विद्रोह कर दिया और इसको जनता की तरफ से मतलब ये जो शासक था वो हटवा दिया और खुद शासक बन गया। और खुद शासक बन गया तो शिशुनाग उसने अलग वंश की स्थापना करी जो था शिशुनाग वंश का। ठीक है, तो शिशुनाग वंश स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ से। पहला वंश कौन सा आया, मगध साम्राज्य में हरियक वंश से, उसमें पढ़ा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायीन, फिर लास्ट पहला पूछेगा स्थापना किसने करी, अंतिम शासक कौन था। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा इससे, अंतिम शासक कौन था हरियक वंश का, बस। और उसके बाद कौन सा वंश है, वंशों का क्रम याद रखना है, और शासकों का क्रम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा ये निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले आया, मतलब ये सही क्रम क्या है इनका। तो आपको शासकों के नाम दे देगा, पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, और ये इस तरीके से आगे पीछे करके दे देगा। तो आपको प्रॉपर क्रम याद होना चाहिए, और उससे आपका एक फ्लो भी बनेगा, याद करने का आसानी होगी। फ्लो में याद करोगे तो कि पहले वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया, इस तरीके से एक फ्लो बनेगा। चलो बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं एक बार नए शिशुनाग वंश के बारे में। और इससे पहले हमने हरियक वंश पढ़ा, हरियक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। ठीक है, तो नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया था, पद से हटा दिया था, क्योंकि काफ़ी निर्बल शासक था, जनता में असंतोष फैल गया था। तो इसने राजद्रोह कर दिया, राजद्रोह करके उसको अलग कर दिया, तो खुद राजा बन गया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी दोस्तों इसने। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे शिशुनाग से, संस्थापक चाहे बेशक हो ये लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन क्या आएंगे इससे, एक तो सबसे पहले देखो हमने हर एक वंशों का क्रम ध्यान रखा करो, क्योंकि वंशों से क्वेश्चन बनते हैं ये क्रम के अनुसार, क्योंकि पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन क्रम, सबसे प्राचीन वंश है। ठीक है, प्राचीन का मतलब सबसे पुराना। तो ये नहीं कि सबसे प्राचीन बस हरियक वंश ही नाम देगा उसमें डायरेक्ट, कोई भी 4 उठा लेगा, उनमें जो भी आगे पीछे जो सबसे पुराना होगा उनमें
तो वही पूछ लेगा, इसलिए आपको लगातार याद होंगे तभी बता पाओगे। इसलिए याद रखा करो सारे क्रम और शासकों का क्रम है, इससे आपका भी एक फ्लो बनेगा याद करने का, एक मतलब लगातार चलता रहेगा, उससे इंटरेस्ट भी बनता है और याद करने में भी ईजी होती है। और सन याद रखा करो, इससे भी आपको ईजी होगा कि हर एक सन की बात याद आती है, आपको याद आ जाएगा। न्यू सन की बात हो रही है, उससे उस तक तो वो था, उससे उस तक वो था, तो हम 2500 ईसा पूर्व से चलते चलते दोस्तों देख लो कितने यहाँ 394 300 ईसा पूर्व तक आ लिए हिस्ट्री को ख़त्म करते करते। तो अब देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो बस क्वेश्चन पूछेगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक था दोस्तों शिशुनाग। और ये गद्दी पर, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा गद्दी पर कब बैठा हुआ, ये आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। 412 में बैठा और 394 में इसकी मृत्यु होगी दोस्तों। अब आप आइडिया लगा सकते हो इतने टाइम तक रहा ये। तो क्वेश्चन यही पूछेगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा राजधानी से, तो इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, ये शिशुनाग ने कौन सी राजधानी स्थापित की अपनी। तो पहले तो दोस्तों इसने जो मगध की प्राचीन राजधानी थी सबसे पहले रखी थी इन्होंने राजगृह, और यह गिरिव्रज भी बोल देते हैं इसको, ये रखिए। उसके बाद इसने ये मतलब कुछ एरियो को जीत लिया जिनमें वज्जी भी शामिल था। और वज्जी पर कठोर नियंत्रण होने के बाद इसका ये, तो इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली। वो क्या बदल दी, वैशाली। वैशाली ले गया दोस्तों अपनी राजधानी है, पहले क्या थी और फिर क्या है, अब है वैशाली। तो अब इसका पुत्र, बस इसके बारे में यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो इसका पुत्र रहा जिसका नाम था कालाशोक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसने मतलब क्या क्या करा और उससे क्या क्या क्वेश्चन बने रहे हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ये शिशुनाग के पुत्र ने कालाशोक के बारे में, इसने क्या क्या काम रच के गया है ये अपने टाइम में। तो कालाशोक सबसे पहले गद्दी पर बैठा दोस्तों, जब उसकी मृत्यु होगी 395 में गद्दी पर बैठ गया दोस्तों ये। और ये पुराणों में इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, काकवर्ण, ये याद रखना, पूछ लेता है। काकवर्ण कि किसका दूसरा नाम है, काकवर्ण निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा कई। तो इसका पुराणों में क्या कहा जाता है कालाशोक को, काकर्ण। तो राजधानी पूछेगा दोस्तों आपके पेपर में 100 के 100 क्या पूछेगा कि मतलब किसने, क्योंकि अभी तक तो पहले राजधानी कैसे चेंज होती रही है, पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र करी उदयन ने, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश में उसने गिरिव्रज करी और मतलब उसी को राजगृह बोल देते। फिर उसके बाद फिर वैशाली ले गया, तो इसने फिर चेंज करा दोस्तों राजधानी में। ये इसने क्या बना दी राजधानी, वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया दोस्तों। ये पाटलिपुत्र क्या है, जो आधुनिक टाइम में पटना हमारा, उस टाइम में वो पाटलिपुत्र होता है दोस्तों। तो राजधानी ये पाटलिपुत्र ले आया, याद रखना पेपर में पूछेगा। कालाशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो बौद्ध धर्म, ये पूछ लेगा किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा, तो सेकंड बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई थी, जो मैंने बौद्ध धर्म वाली वीडियो में बता दी थी आपको, कंप्लीट डिटेल में सब कुछ करा रखा, वहाँ देख सकते हो। तो सेकंड बौद्ध संगति किसके समय में हुई, कालाशोक के समय में दोस्तों, 383 ईसा पूर्व में हुई थी सेकंड। तो कंप्लीट डिटेल देखनी है तो वहाँ देख लेना अपनी। और कहाँ हुई थी ये भी बता दूँ, चल उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, तो वहीं पर करी थी इसने दोस्तों। ये भी आपको बता दिया, जो कि डायरेक्ट पूछता है कहाँ हुई थी सेकंड बौद्ध संगति। तो उसके बाद दोस्तों इसकी हत्या कर दी थी ये 366 ईसा पूर्व में, 395 में गद्दी में बैठा, 366 में इसकी हत्या कर दी। किसने करी, महापद्म नंद का एक व्यक्ति है दोस्तों। ये क्या कहा जाता है, बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित, जिसके बारे में क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछता है पेपर बनाने वाला 100 के 100 कि हर्षचरित किसकी रचना है। तो बाणभट्ट की और मतलब अलग अलग नाम दे देगा। तो इस तरीके से बाणभट्ट की रचना दोस्तों हर्षचरित। तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें वर्णन करा गया कि जो इसकी मृत्यु कैसे हुई थी कालाशोक की। तो उसमें कहा गया पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होती है कि मार्केट में घूम रहा था ये बाज़ार में, तो बाज़ार में ये घूम रहा था, तो उस टाइम पे एक महापद्म नंद का एक व्यक्ति आया, उसने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। किसने, महापद्म नंद ने। यही आगे चलकर नंद वंश आएगा, इसके बाद उसका संस्थापक यही होगा दोस्तों, महापद्म नंद। तो इसको याद रखना, किसने की इसकी हत्या, महापद्म नंद ने। तो इससे आगे क्या, तो इसके देखो 10 पुत्र हुए दोस्तों, ये 10 पुत्र थे और ये 10 ने लगभग यही समझ लो 20-22 साल तक शासन करा होगा इसके बाद। तो उनमें से सबसे अंतिम पूछेगा दोस्तों, इसके बाद जो भी पेपर बनाने वाला क्वेश्चन आएगा इस वंश से, वो आएगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक दोस्तों नंदीवर्धन, ठीक है।
तो अंतिम शासक पूछ लेगा, ये क्वेश्चन और बन गया दोस्तों। अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। बस ये डायरेक्ट याद रखना। उसके बाद 345 में जाकर सुपड़ा साफ हो गया था इनका, तो महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना कर दी थी। तो अब देखते हैं एक बार नंदवंश के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वहाँ से और कौन कौन आया। तो इसका शिशुनाग वंश का हो गया, शिशुनाग आया, उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन बने वो बता दिए। फिर इसके बाद इसका पुत्र था एक नागदशक, वो रहा लास्ट तक है, तो ये वो फिर सॉरी नंदीवर्धन है, नागदशक तो उसका था दोस्तों हर्यक वंश का। तो इसके बाद बस यही है, इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। तो अब नंदवंश के बारे में और पढ़ लेते हैं एक बार दोस्तों डिटेल के साथ क्या क्वेश्चन पूछेगा उससे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंदवंश के बारे में। इससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर बनाने वाला पूछता है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन इससे निकलेंगे एक बेहतरीन तरीके से आपको बताए जाएंगे। चलो देखते हैं। तो नंदवंश की शुरुआत हुई थी दोस्तों 344 से 322 ईसा पूर्व तक। यही समझ लो लगभग 2 पीढ़ियों ने इसमें मतलब शासन करा था। तो एक तो जो संस्थापक हो गए नंदवंश के महापद्म नंद जी, और उसके बाद इनके पुत्र थे घनानंद। तो उन्होंने बस ये 2 शासक थे जिन्होंने शासन करा नंदवंश में। तो चलो चलते हैं एक बार देख ही लेते हैं। तो नंदवंश इसके ये हो गया टाइम पीरियड। और एक क्वेश्चन क्या आता है, जो सिकंदर था, सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था, यूनानी था जो, तो पूछ लेगा ये सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस वंश का शासन था। तो दोस्तों नंदवंश का शासन था 344 से 322 तक है। और सिकंदर ने कब इंडिया पर आक्रमण किया था? 326 में आया था दोस्तों ये इंडिया में, ठीक है। और 325 तक रहा था, लगभग 325 तक रहा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होगा सिकंदर से रिलेटेड कि उस समय किस वंश का शासन था। तो नंदवंश का शासन था दोस्तों। और ऐसे इसको बाद में पढ़ेंगे एक बार ये देख लेते हैं नंदवंश का संस्थापक कौन था। इसकी स्थापना करी दोस्तों महापद्म नंद ने, ठीक है। और महापद्म नंद ने इसकी स्थापना करी, 344 में गद्दी पे बैठा। और ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, जो मैं बताऊंगा शूद्र जाति का था दोस्तों ये, जिसको नाई भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? कौन सा शासक उग्रसेन नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो महाबोधि वंश है हमारे, ये महाबोधि वंशों में इसको उग्रसेन कहा गया है। और जो पुराण है, पुराणों की बात करें तो पुराणों में इसको महापद्म कहा गया है। तो ये 2 नाम थे इसके, इसी के नाम है उग्रसेन और महापद्म नंद, ये आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और क्या बनता है दोस्तों इससे, ये जो कि बार बार पूछा जाता है, ये जो पाणिनि थे हमारे, जिसके बारे में हमें वैदिक सभ्यता में चर्चा भी कर चुके हैं, जो कि हमारे पहले सांस्कृतिक व्याकरण करता थे। तो मतलब जिसने व्याकरण लिखी सबसे पहले संस्कृत में, तो कौन थे? पाणिनि। तो क्या नाम था उस पुस्तक का? अष्टाध्यायी, इनकी पुस्तक का। तो वो आप वैदिक सभ्यता में मैंने सब कुछ डिटेल से बता रखा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इससे यही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, नंदवंश का संस्थापक है और उग्रसेन किसको कहा जाता है, और मतलब किसके समकालीन थे? पाणिनि किसके समकालीन थे? तो दोस्तों महापद्म नंद के समकालीन थे। इसके बाद कौन आया जिसे क्वेश्चन पूछेगा? तो इसके बाद आया दोस्तों महापद्म नंद का पुत्र धनानंद। वैसे तो इसके दोस्तों 10 पुत्र थे। आपको एक बार थोड़ी स्टोरी से बता दूं, इंटरेस्ट बनेगा आपका। 10 पुत्र थे दोस्तों इसके, और उनमें से कोई सा भी पुत्र इसका ये मतलब राजा बनने के लायक नहीं हुआ। तो 9वां पुत्र था घनानंद। घनानंद दोस्तों इसका पुत्र है, मतलब राजा बना। और इसके बारे में क्या स्टोरी है, तो इसने एक ब्राह्मण था चाणक्य, जिसके बारे में अब आगे पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य में। तो ये चाणक्य ने इसको अपना शिष्य बनाना चाहा, तो इसने उसका अपमान कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार उसने भी, चाणक्य ने भी कसम खा ली कि मैं भी नंदवंश का नाश करके रहूँगा। तो उसने अपनी एक अलग सेना बनानी शुरू कर दी दोस्तों चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे ये। तो उसने अलग सेना बनानी शुरू कर दी। अलग सेना बनाकर दोस्तों उसने ये मतलब नंदवंश का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया और युद्ध शुरू कर दिया। तो युद्ध में क्या किया उसने,
एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो आगे मौर्य वंश पढ़ोगे जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी दोस्तों आपको पता नहीं होगा। आप सोचोगे कि मौर्य वंश है तो और ये नंद वंश चल रहा। आपको बता दूं, महापद्म नंद का ही पुत्र था चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त महापद्म नंद का ही पुत्र था, और ये जिसको चंद्रनंद कहते थे, नंद वंश का तो चंद्रनंद कहते थे। तो बात क्या हुई, तो इसके जो नौवां पुत्र था घनानंद, इसने तो उसका अपमान कर दिया, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रनंद था जो, ये उसने ये मतलब अपना गुरु समझ लिया ये कौटिल्य को, तो उसकी शिष्यता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों उसके साथ मिलकर जो उसकी माँ थी ना, ये इनकी घनानंद की हुई, या सॉरी घनानंद तो घनानंद तो इसका सौतेला भाई हो गया। तो ये जो चंद्रनंद की माँ थी, तो वो ये उसकी मूरवंश की थी दोस्तों, मूरवंश की थी। तो जैसे कौटिल्य के साथ मिल गया चंद्रनंद, तो मूर से मौर्य वंश बना दिया दोस्तों इसका, ये चंद्रनंद का नंद वंश हटा दिया पीछे से, तो उसके पीछे मौर्य लगा दिया। तो इस तरीके से मौर्य वंश पड़ा था दोस्तों, और जो कि ये बाद में चलकर उसका संस्थापक हुआ। तो वैसे तो महापद्म नंद का ही पुत्र था ये, 10वां पुत्र। तो इस तरीके से आगे स्टोरी बनती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बन गया फिर तो ये, तो उसके साथ मिलकर इसने चाणक्य ने घनानंद को मार दिया था दोस्तों, और नंद वंश का सफा कर दिया था। तो इससे ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, किस धर्म का जो घनानंद था किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों ये। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है, जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत तक अपना झंडा लहराने वाला, अपनी जीत का झंडा लहराने वाला, कहाँ से, गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत तक अपनी जीत का झंडा लहराने वाला पहला शासक था दोस्तों ये मतलब इस इतने एरिया तक ये काम करने वाला। तो इससे क्वेश्चन ये पहले पूछा हुआ है, तो कौन था, घनानंद था दोस्तों। और एक क्वेश्चन इससे बस यही बनता है, जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था दोस्तों घनानंद, ठीक है। ये याद रखना, इसकी मृत्यु हो गई थी 321 ईसा पूर्व में, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में तो गद्दी में बैठ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य, ये मतलब जो कि कौटिल्य ने वो शासक बना दिया था, घनानंद को मारकर, घनानंद को पछाड़ कर, इसको हटाकर, ठीक है। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन बने दोस्तों इससे। अब सिकंदर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिकंदर नंद वंश के टाइम में ही आया था, 326 में इंडिया में आया, क्योंकि जो इतिहास के हमारे पिता हैं हेरोडोटस से, उन्होंने भारत का वर्णन कर रखा था कि यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब संपत्ति है, बहुत सारा धन है इंडिया में। तो उसी बात को पढ़कर दोस्तों वो इंडिया की तरफ बढ़ा। तो इंडिया की तरफ आने के बाद उसने सोचा कि एक साथ ही मतलब कई राजाओं को तो हरा नहीं जा सकता, वैसे काफ़ी शक्तिशाली राजा था सिकंदर। तो उस टाइम पे वो गंधार के राजा को रहा पहले, तो उसने अलग अलग, तो उसने सोचा कि करके रहूँगा। तो फिर उसका दूसरा युद्ध हुआ, जो असली युद्ध हुआ सिंधु नदी के बाद, तो जब वो बढ़ा झेलम नदी की तरफ है, ठीक है। तो झेलम नदी की तरफ आकर दोस्तों ये वहाँ का पंजाब का राजा था उस टाइम पे, ये वो पोरस है, ठीक है। तो पोरस के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों, जिसने उसको असली टक्कर दी सिकंदर को। तो ये वैसे तो पोरस हार गया था इसमें, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था दोस्तों ये युद्ध। तो एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि है सिकंदर, वैसे तो आपको बता दूं सिकंदर का नाम है अलेक्जेंडर भी बोलते थे दोस्तों। और कहाँ से आया था ये, मकदूनिया से आया था, मकदूनिया का शासक था। तो इसका नाम भी याद रखना, कहाँ का शासक था, मकदूनिया का। एक बार आपको बता दूं इसके बारे में, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इनको नोट कर लिया होगा आपने, शायद नहीं करा हो तो बीच में एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या लिखा हुआ था, और उसको अपने नोट्स बना लेना। तो देखो 326 में इंडिया में आया और 325 तक रहा, लगभग एक साल, उस सारा टाइम युद्ध में ही बीत गया इसका। तो सबसे पहले तो सिंधु नदी पर युद्ध लड़ा था, उसका इतना जिक्र नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता वो पूछता पोरस के साथ जो युद्ध हुआ इसका झेलम नदी के किनारे, किस शासक के साथ युद्ध हुआ, पोरस के साथ, कहाँ पर, झेलम नदी के किनारे। और झेलम का एक और नाम आ जाता है दोस्तों वितस्ता नदी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। वैदिक सभ्यता में जो ये
इस टाइम हम नाम बोलते हैं नदियों के, उनके प्राचीन नाम पूछ लेता है, तो इसलिए घुमाओ कुछ भी नाम दे देगा, उनको भी याद कर लेना, देख लेना वो वीडियो भी। तो झेलम नदी, झेलम या वितस्ता का युद्ध है, तो यही बोल देते हैं, क्योंकि झेलम नदी को ही वितस्ता बोलते हैं। तो ये नाम दिया गया इसको दोस्तों। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा अगर पूछ लेगा, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ, सिकंदर पोर्स के बीच, कौन जीता, ये सिकंदर जीता था, इसमें पोर्स हार गया था, ठीक है। तो पंजाब का शासक था उस समय, कहाँ का शासक था ये, पंजाब का शासक था पोर्स से। तो यहाँ पर इसका युद्ध हुआ, लेकिन हारने के बाद भी जब उसने देखा कि मतलब उसकी बहादुरता को देख कर उसने जो भी आ रहा था मतलब सारा उसको वापस दे दिया, और उसके साथ मिल गया था पोर्स भी, ठीक है। काफ़ी बहादुर था पोर्स। तो ये चर्चे थे इसके। तो उससे आगे बढ़ने लगा जब वो पोर्स के साथ मिलकर, तो उसकी सेना ने मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने असली ताकत इंडिया की यहीं पर देख ली थी कि आगे कितना क्या जोश भरा है इनमें, मतलब कितनी क्या ताकत है लड़ने की। क्योंकि वैसे तो ईरान को भी हरा के आया था सिकंदर और काफ़ी शक्तिशाली शासक था, लेकिन इंडिया में आके उसकी सेना ने भी घुटने टेक दिए, कुछ थकी हुई थी, बीमारी ने घेर लिया। तो इस तरीके से वो शासक मतलब जो आज तक किसी से नहीं हारा, तो वो अपनी ये जो सेना थी उसके सामने घुटने टेकने के लिए बाध्य हो गया, क्योंकि उन्होंने आगे चलने से बिल्कुल मना कर दिया कि आगे हमारे बस की बात नहीं है। तो इसी कारण उसको इंडिया छोड़कर वापस जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार 325 में वापस चला गया। और ये कहाँ का शासक था दोस्तों, ये सिकंदर। क्वेश्चन आता है मकदूनिया का, जो कि एक यूनानी था, मकदूनिया का शासक था यूनानी, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है, वापस तो चला गया 325 में। तो 323 ईसा पूर्व में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कहाँ पर हुई ये क्वेश्चन पूछता है। मृत्यु हुई दोस्तों इसकी बेबीलोन में। ये नाम याद रखना, सिकंदर या अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ पर हुई, बेबीलोन में हुई थी दोस्तों, ठीक है, 323 ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों सिकंदर से। एक और क्वेश्चन आ सकता है जो इसका सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, जिसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के काम उसमें भी। तो सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। ये था दोस्तों इसका सेनापति। इससे क्वेश्चन आ जाता क्योंकि आगे चलकर इसी ने इसके कुछ आधे साम्राज्य पर शासन किया था इसकी मृत्यु के बाद, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से माइंड में मतलब याद होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे। तो वीडियो अगर आपको लंबी लगी हो, कैसी भी लगी हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बस आप लगे रहें, बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को स्किप मत करें, लगातार देखें, क्योंकि जो भी वर्ड बोल रखे हैं पॉइंट टू पॉइंट जाता हूँ मैं, ना ज़्यादा ना कम पढ़ाता हूँ ना ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर जैसे संयम बनाकर मेरे साथ लगे रहोगे ना, तो आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे को भी हौसला बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।